नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ एम्ब्रोलॉजी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एनिमल के बर्थ तक ही नहीं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं जिससे एडल्ट होकर प्रजनन योग्य हो जाता है। इसके पश्चात जी जनरेटिव चेंजेस होने के कारण एनिमल की डेथ हो जाती है। इन सभी प्रोग्रेसिव एंड जी जनरेटिव चेंजेस की स्टडी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। यह केवल एम्ब्रोजेनेसिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एवं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को भी शामिल किया गया है। अब हम हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में देखेंगे। एनेक्सीमेंडर 600 बीसी का पहला दार्शनिक था जिसने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति मोस्ट एलिमेंट्स के द्वारा हुई है। अरस्तु को भौतिक का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने फाउल तथा अनेक एनिमल्स के डेवलपमेंट का अध्ययन किया। इसका विवरण डी जनरेशन एनिमेलियम नामक बुक में किया। परिवर्तन के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरी प्रतिपादित किए। इसमें फर्स्ट थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। मार्सेलो मेलपिनी ने मुर्गी के एग्स के डेवलपमेंट को उनकी बुक डी ओवा इनक्यूबेटर में बताया। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने स्पर्मिस्ट मत भी कहा गया। सेकेंड थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। प्री फॉर्मेशन थ्योरी प्रभावी रहा, लेकिन आधुनिक तकनीकी द्वारा अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि स्पर्म तो ओवा में किसी भी प्रकार की सूक्ष्मकृति नहीं पाई जाती। इसमें प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के विरोध में सेलियंट, हिलेरी, कार्नवॉन-बेर, विलियम हार्वेस, रेंजियर, डीग्राफ, सीएफ वॉल्फ आदि वैज्ञानिकों ने बताया कि आनुवांशिक संगठक के आधार पर जीन विशिष्ट प्रकार से सक्रिय होकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है बेयर्स लॉ। वॉन बेयर को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा गया है। बेयर के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन के समय सामान्य लक्षण पहले जबकि विशिष्ट लक्षण बाद में प्रदर्शित होते हैं। परिवर्तन के समय अत्यंत सामान्य लक्षण पहले, तत्पश्चात सामान्य लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अलग अलग प्रजाति के भ्रूण उनके वयस्क की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। एक उच्चतर प्राणी अपने परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्तन से मिलती है। फोर्थ है बायोजेनिक लॉ। इस सिद्धांत को हैकल ने 1868 तथा मूलर ने 1864 में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत बेयर के नियम का रूपांतरण है। यह ओंटोजेनेटिक एंड फाइटोजेनेटिक परिवर्तन को दोहराता है। फिफ्थ है जर्मप्लाज्म थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऑगस्ट बीजमैन ने 1834 से 1914 तक किया गया था। इसमें बताया कि प्राणियों में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, सोमेटिक सेल एंड जर्म सेल। लक्षणों का ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक जर्म सेल द्वारा होता है।
6 है मोज़ेक थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विल्हेल्म राउस ने किया था। इसके अनुसार व्यक्तिवृत्त परिवर्तन के दौरान ही निषेचन के पश्चात विभेदन प्रारंभ हो जाता है। ब्लास्टुला में विशिष्ट ऊतकों एवं अंगों के निर्माण के लिए डिफरेंट रीजन सीमित हो जाते हैं। 7 है रेगुलेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैंस ड्राइक्स ने किया था। इन्होंने अपने प्रयोग सी अर्चिन के एग्स पर किए थे। इन्होंने बताया कि सेकंड क्लीवेज के बाद ही अर्ली स्टेज में एग्स में पूर्ण सतर्कता पाई जाती है, जो बाद में डिटर्मिनेशन में चेंज हो जाती है। 8 है ग्रेडियंट थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन टी बॉबेरी ने 1910 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एग्स के एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के मध्य मेटाबॉलिक अक्षीय ग्रेडियंट पाई जाती हैं, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। 9 है ऑर्गेनाइजर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीमैन ने 1901 में किया था। इन्होंने अपना प्रयोग फ्रॉग के एग्स पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू अन्य निकटवर्ती टिश्यूज को एक विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले टिश्यू को इंड्यूसर एवं जिस टिश्यू पर प्रभाव होता है उसे रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहते हैं। इस क्रिया को भ्रूणीय इंडक्शन कहते हैं। इसके अनुसार इंडक्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए मौलिक क्रियाविधि है। ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रोलॉजी। आधुनिक परिवर्धन विज्ञान की निम्न ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रोलॉजी। इसमें ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया गया है। सेकंड है कंपैरेटिव एम्ब्रोलॉजी। इसके अंतर्गत एवोल्यूशनरी तथा फाइलोजेनेटिक रिलेशन को समझाने में सहायक रहा है। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रोलॉजी। इसमें राउस ने 1850 से 1925 तक कार्य किया। इस क्षेत्र का उनको मुख्य जनक माना जाता है। इस शाखा को डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, कैजुअल एम्ब्रोलॉजी, एनालिटिकल एम्ब्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा ग्रेडियंट थ्योरी, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एवं डिफरेंशिएशन को समझाने में सहायता मिली। फोर्थ है केमिकल एम्ब्रोलॉजी। नीदम ने 1931 को इस शाखा के जनक माने गए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न बायोकेमिकल, बायोफिजियोलॉजिकल एवं कार्यकिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है टेराटोलॉजी। इसके अंतर्गत फोकोमेलिया, स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफेली, एक्ट्रोमेलिया इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। लास्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जो अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, इसमें केवल एम्ब्रोजेनेसिस का ही नहीं बल्कि पोस्ट एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट तथा इसमें होने वाली डिफरेंट इवेंट्स जैसे कैंसर, मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, टिश्यू रिपेयर इत्यादि का अध्ययन किया गया है। बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत कई स्टेजेस पाई जाती है। इनमें से फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है क्लीवेज, फोर्थ है गैस्ट्रेशन, फिफ्थ है ऑर्गेनोजेनेसिस, सिक्स है ग्रोथ,
7th है डिफ्रेंशिएशन और 8th है मॉर्फोजेनेसिस और लास्ट 9th है मेटामॉर्फोसिस। इन सभी स्टेजेस के बारे में डिटेल से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक हिस्टोरिकल रिव्यू, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रोलॉजी और बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पूरा हुआ।